হ্যাঁ হয়ে গেছে তো। হয়ে গেছে। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। स्टॉक मार्केट आज सर टेक्निकल एनालिसिस बहुत दिन नहीं हुआ तो अरे आईसीआईसीआई তে নিয়েছিলাম, আগের দিন ছেড়ে দিয়েছি। আইসিআইসিআই আইসিআইসিআই ভালো ট্রেন্ড দিয়েছিল নাকি? তো 925 এ নিয়েছিলাম, 936 এ ছেড়ে দিয়েছি। বাহ, আমি তো টোটালি আউট অফ মার্কেট আছি, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না এখন কি অবস্থা মার্কেটে। এই তোদের সাথে কথা বলছি তো জানতে পারবো। हेलो मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग विश्व। अच्छा देखो तो सर एक बार स्क्रीन शेयर है कि नहीं। स्क्रीन शेयर है ना? হ্যাঁ এই হলো। হ্যাঁ স্যার। ओके। सर मार्केट तो एकदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, বলছি যে তোমার কি কিছু প্রবলেম হচ্ছিল? নেটওয়ার্ক ইস্যু অফ হচ্ছে। হয়ে গেছিল? নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে। তবে কেটে 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 যাচ্ছে। কথাগুলো কেটে যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ কমপ্লিটলি কেটে যাচ্ছে আমার কথা? কই না স্যার, আমার তো ঠিক আছে। অফ হয়ে গেছিল আবার ভিডিও। আচ্ছা, সেটা একটু ভিডিওটা আগে off হয়েছিল। আবার হয়েছিল এক্ষুনি। আবার হয়েছিল। হ্যাঁ আচ্ছা ভিডিওটা আমি বন্ধ ক্যামেরা, করে দাও না তাহলে। হ্যাঁ আচ্ছা আমি ক্যামেরা অফ করলাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ বিশ্ব, আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ ওই জন্য আমি আবার কেটে জয়েন করলাম। আমি ভাবলাম কি হলো, আমার প্রবলেম হচ্ছে কিনা, ওই জন্য আবার কেটে না আবার। না, আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে। গীতিকা, গুড মর্নিং গীতিকা। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং। আচ্ছা এখন আওয়াজ আসছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, সুমিত? হ্যাঁ দাদা এবার ঠিক আছে। ঠিক আছে। স্ক্রিন শেয়ার আছে? স্ক্রিন? হ্যাঁ হ্যাঁ ओके सर, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। काफ़ी दिन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं पढ़े हैं। कल फिर से डेरिवेटिव का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मुझे, আজকে हाँ बोल। আজ আইটি গুলো বাড়ছে দেখছি। আইপিও গুলো? হ্যাঁ সবগুলোই বাড়ছে। আইপিও মানে যেগুলো লেটেস্ট এসছে সেগুলো বাড়ছে? আইটি সেক্টর। आईटी सेक्टर्स, अच्छा आईटी सेक्टर्स। हाँ सर, एक्चुअली मुझे करेंटली अपडेट नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज आप लोगों को पता है मैं कुछ दिनों से नहीं था। सो मैं इतना देख पा रहा हूँ कि 23 जून में और 22 जून में मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लिया था और रिवर्स किया था। उसके बाद एक मारुबोजू फॉर्म हुआ था, इतना तो मुझे डे कैंडल में दिख रहा है निफ्टी में। और हाँ, হারামি প্যাটার্ন। सॉरी मारुबोजू नहीं, हरामी, सॉरी।
एक बहुत ही अच्छा हरामी पैटर्न बना था और पैटर्न एकदम जबरदस्त पैटर्न था। और ये हरामी पैटर्न देखो सर मार्केट को वापस लेके गया और लास्ट 3 दिन से गैप अप ओपनिंग दिया है, मैं जैसे देख पा रहा हूँ। क्या ऐसा ही हुआ है? हाँ सर, लास्ट 3-4 दिन से गैप अप ओपनिंग हुआ है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो मुझे करेंटली अपडेट नहीं है। आप लोग अगर अपडेटेड हो तो मुझे ज़रूर बता सकते हो कि सर ऐसा क्या रीजंस है कि मार्केट में वापस एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और जिसके कारण मार्केट 19,000 तक गया है। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज आप लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड थे। হ্যালো मुझे हाँ बोल, क्या हुआ? এস&পি তোমার ব্যাংকিং সেক্টরের প্রতিটা ব্যাংকের রেটিং তো বাড়িয়েছে, তাই জন্য ব্যাংকিং अच्छा সেক্টরও হাই হচ্ছে। अच्छा আর अच्छा এইচডিএফসি মনে হয় রেটিং কমিয়েছে, ট্রিপল বি মাইনাস থেকে ট্রিপল বি মনে হয় করেছে সম্ভবত अच्छा এইচডিএফসি ব্যাংকের শুধুমাত্র, আর বাকি সব अच्छा ব্যাংকের রেটিং বাড়িয়েছে। আর अच्छा আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ তো অ্যাকোয়ার করেই নিয়েছে। अच्छा अच्छा तौथा ने भी बताया कि तौथा ने आईसीआईसीआई में ट्रेड लिया था अच्छा खासा मोटा मोटी। सो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ तो पॉजिटिव है जिसके कारण मार्केट में अपग्रेडेशन है। अगर किसी को कुछ नॉलेज भी नहीं था कि भाई क्यों मार्केट बढ़ रहा है, बट एटलीस्ट एक ट्रेंड तो पता चल गया था जहाँ पर ये हरामी पैटर्न आपको एक बहुत अच्छा निफ्टी স্যার में मौका আরবিআই दिया এরও था। ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে और এনপিএ রেশিও অনেক কমে গেছে। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर्स में एनपीए कम हुआ है। आप लोगों को पता है सबको एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैंने बैंक जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, अगर लोन परफॉर्मेंस सही रहता है तो ये बैंक के लिए अच्छा होता है। मैंने जो जिन लोगों को बैंक ने लोन दिया, अगर वो लोन प्रॉपरली रीपे करता है तो हम उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स। और अगर लोन सही तरह से रीपेमेंट नहीं होता है बैंक के लिए, तो उसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और जैसे कि चौथा बता रहे हैं कि आरबीआई ने रिपोर्ट डिक्लेयर किया कि एनपीए गुड मॉर्निंग। कम। हाँ गुड मॉर्निंग संपत। जैसे मुझे चौथा ने एक अपडेट दिया सर कि बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि एनपीए लोअर हुआ है पहले से। माने बैंक के पास जो मार्केट ड्यूज है वो ड्यूज ज़्यादा पेमेंट हो रहा है। लोन का जो ड्यू रहता था पहले ज़्यादा, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग माने लोगों ने लोन लिया था, बिजनेस ने, इंडिविजुअल्स ने, बट पेमेंट कम करता था, रीपेमेंट कम करता था, उसका रेशियो कम हुआ है। तो ये अच्छा बात है सर, ये अच्छा बात है। तो ये कहीं শুধু ना ব্যাংক कहीं না, এনবিএফসিরও। हाँ वही बैंकिंग सेक्टर्स, ठीक है, बैंकिंग एज वेल एज एनबीएफसी। तो मोटा मोटी ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है ना सर, इज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जिसके कारण आप लोग जैसे बता रहे हो, मेरे पास अपडेट नहीं है सर, ठीक है, आप लोग जैसे बता रहे हो उस हिसाब से ये एक अच्छा बात हो सकता है। चलो ठीक है, अपडेट तो धीरे धीरे फिर से मैं हो जाऊंगा, लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मौका जिसने गवाया उसको मैं क्या बताऊं सर। ये देखो यहाँ पर भी एक मौका था, ये मौका नहीं गवाना चाहिए, एकदम परफेक्ट मौका है। स्पेशली निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही गजब का एरिया था। इसीलिए मैं हमेशा হ্যালো। बोलता हूँ सर। हाँ बोल बोल बोल। হ্যাঁ বলছি, কালকে লাস্টের রিপোর্টটা আমি দেখছিলাম, পুরোটা দেখিনি। তোমার রোড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো রয়েছে না, যেগুলো হাইওয়ে বানায়, হাইওয়ে हाईवे मैंने, অথরিটি। हाँ हाईवे कंस्ट्रक्शन पर, हाँ। হ্যাঁ, ওগুলো তোমার কালকে নীতিন গাডকারি বলেছে নতুন একটা রোড হবে। এবার আজকে মনে হয়, আমি এখনো দেখতে পারিনি, আজকে মনে হয় ওই স্টক গুলো মনে হয় অলমোস্ট হাই রয়েছে, অলমোস্ট। रोड रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैंने बेसिकली जिन लोगों को रोड का टेंडर मिलता है, समझ गया। जैसे एक कंपनी है, बड़ा फेमस था, मेरा बहुत ही पुराना शेयर था, दिलीप बिल्डकॉन बोल के। ये 240 में चल रहा है क्या? जो भी हो, डजेंट मैटर। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, अपडेट बाद में ले लेंगे सर आप लोगों से। हाँ কি হয়েছে? বলছিলাম ব্যাংক নিফটির এক্সপায়ারি ডেট চেঞ্জ হচ্ছে। হয়তো আমি কিছু জানি না, এখন আপডেট আমার কাছে কিছু নেই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আবার শুক্রবার থেকে হচ্ছে, স্যার। শুক্রবার হয়ে যাবে? হ্যাঁ, আচ্ছা ওটা শুধু ব্যাংক নিফটির জন্য, নিফটি 15 না। আচ্ছা, অনলি ব্যাংক নিফটি। আমি আমার কাছে কিছু আপডেট নেই, আমি লাস্ট 1 উইক ধরে মার্কেটে কি নতুন আপডেট এসছে আমি কিছু জানি না,
আমি তোদের থেকে আপডেট হচ্ছি আপাতত। ঠিক আছে, চলো স্টার্ট করি ক্লাস তাহলে। हाँ अच्छा देख, तो ऑलरेडी मुझे जितना याद आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस में उधर डेरिवेटिव पोर्शंस का जो बात है सर, उसमें ऑलरेडी हम लोग ग्रीक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना सर? ग्रीक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेटेजी में चले जाएंगे कल से, ठीक है? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। बट इधर टेक्निकल का अगर मैं देखूं तो टेक्निकल इधर मूविंग एवरेज तक हुआ था, ठीक है? अभी मैं थोड़ा आप लोगों को इंडिकेटर्स में लेके जाऊंगा, ठीक है? इंडिकेटर्स, फिबोनाची, ठीक है, डाउ थ्योरी, एलियट वेव, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा है टेक्निकल पे, ये सब में थोड़ा बात करना है। तो इंडिकेटर्स क्या है, ये इसके बारे में एक थॉरो नॉलेज होना चाहिए, है ना? क्या कहते हैं? तो इंडिकेटर्स तो मार्केट में जो भी ट्रेड लेता है ना, एज ए ट्रेडर उनको हमेशा रहता है कि भाई हमें प्रॉपर इंडिकेटर चाहिए। लेकिन सर एक बात है कि अगर आपको प्रॉपरली कैंडलस्टिक्स ना पता हो, ठीक है, अगर आपको कैंडलस्टिक्स प्रॉपरली ना पता हो तो फिर आप टेक्निकल का इंडिकेटर का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। इसका प्रॉपर यूज करने के लिए आपको कैंडल का एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, नॉट जस्ट कैंडल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक चेकलिस्ट आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट क्लास में, है ना? चेकलिस्ट याद है किसी को? मैं याद दिला देता हूँ आपको एक बार। चेकलिस्ट का अगर मैं बात करूं, एक अच्छा ट्रेड पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चेकलिस्ट देखना चाहिए, ठीक है? एक सेकेंड, मैं आपको एक बार चेकलिस्ट याद दिला देता हूँ। बेसिकली उसमें आपको सबसे पहले तो कैंडल देख लेना चाहिए, फिर मूविंग एवरेज देख लेना चाहिए, वॉल्यूम वगैरह देख लेना चाहिए, है ना? इसके साथ साथ फिर आगे आता है सर इंडिकेटर्स, ठीक है? इसके साथ साथ आगे आता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर बहुत सारा है सर, बहुत सारा इंडिकेटर। अब सारा इंडिकेटर लेके ट्रेड सेटअप करना आसान तो है नहीं, बट मैं तो इतना मानता हूँ कि अगर आप कुछ बेसिक इंडिकेटर भी फॉलो करते हो ना, अगर आप कुछ बेसिक इंडिकेटर भी फॉलो करते हो तो भी आपके लिए बहुत है। जैसे ये आपको मैं एक चेकलिस्ट अपडेट किया था जब जहां तक हुआ था, ये आप एकदम कंप्लीटली अपडेटेड नहीं है सर। ये हम लोगों ने जब वॉल्यूम तक पढ़ा था कि भाई वॉल्यूम का इस्तेमाल जब करना था, तब वहां पर हम लोगों ने ये चीज आप लोगों को बताया गया था क्लास में कि सर स्टॉक शुड फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल कैंडल या फिर निफ्टी, ठीक है? जैसे आप निफ्टी में, मैं कल ही बता रहा था आपको कि आप कल मतलब ये कुछ दिन पहले ही मार्केट में फॉर्म हुआ था ना। जैसे कि आप लोगों को पता है सर, मैं तो मार्केट में था नहीं कुछ दिनों से, बट आपको पता है कि एक रिकॉग्नाइजेबल कैंडल बना था। जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि सर 23 या 24 जून के आसपास, 23-24 जून के आसपास एक रिकॉग्नाइजेबल कैंडल बना था, दैट इज हरामी पैटर्न, है ना? आप लोगों को पता है बुलिश हरामी पैटर्न क्या होता है। तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको स्टॉक में एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दिखता है तो आपको आगे का ट्रेंड समझ आता है ना सर? इतना तो समझ आ ही गया होगा। हेलो कि ताई तो नहीं रे? हाँ सर। रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आगे का ट्रेंड समझ में आ जाता है कि भाई आगे क्या होगा, बुलिश रहेगा कि बेयरिश रहेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। सेकेंड थिंग जो था सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शुड कंफर्म द ट्रेड। सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके ट्रेड को कंफर्म करें, और आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस है शुड बी अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एज पर टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉप लॉस का एक दूसरा चीज भी हम लोगों ने देखा सर, जहां पर हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव में आप लोगों ने स्टॉप लॉस का एक स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर बेस करके, वहां पर भी आप लोगों ने वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस के बारे में भी सीखा। कहीं ना कहीं चाहे वो वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस आपको ऐसा मेंशन करके चलना चाहिए ताकि स्टॉप लॉस हिट जल्दी ना हो जाए, नहीं तो आपका ट्रेड बेकार हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो, माने बाई पहले सेल बाद में, द लो ऑफ द पैटर्न शुड अराउंड द सपोर्ट लेवल। अगर आप शॉर्ट सेल करते हो तो हाई ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द रेजिस्टेंस लेवल। ये स्टॉप लॉस में बता रहे हैं। वॉल्यूम शुड कंफर्म टू द ट्रेड। जो वॉल्यूम आप देखते हो सर, आप लोगों को ऑलरेडी पता है वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम कंफर्म करना चाहिए ट्रेड को। प्रेजेंस ऑफ अबव एवरेज वॉल्यूम ऑन बोथ बाय एंड सेल डे, माने अबव एवरेज से अगर वॉल्यूम अच्छा रहे, जो एवरेज डे में रहते हैं,
तो ये ट्रेड के लिए एक अच्छा बात होता है। लो वॉल्यूम अगर आपको मार्केट में दिख जाए, माने बेसिकली ओवरऑल बाइंग सेलिंग टोटल, तो आपको हेजिटेट करना चाहिए, माने फील फ्री टू हेजिटेट, माने आप एकदम इंडिपेंडेंटली हेजिटेट फील करो कि भाई वॉल्यूम लो है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है ना, वॉल्यूम लो है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट ऑलरेडी हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स बताना बाकी है। तो जब तक वो पॉइंट्स नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोग चेकलिस्ट में थोड़ा सा दिल थाम के बैठो। चेकलिस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है सर, चेकलिस्ट अभी बाकी है। अब मूविंग एवरेज का आइडिया तो लग चुका है सबको। अब इंडिकेटर्स का क्या करें सर? इंडिकेटर, जैसे आप लोग इंडिकेटर के बारे में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सर, ये ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर इंडिकेटर का एक ऑलरेडी एक आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ पर अगर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारा इंडिकेटर का लिस्ट लगा हुआ है। अब मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये सारा का सारा इंडिकेटर लेके बढ़ जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए? सर मेरे हिसाब से आंसर इज नो। आपको सारा इंडिकेटर एक साथ यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप इंडिकेटर्स में अपना ग्रिप बनाते हो तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी बना के डिफरेंट इंडिकेटर का यूज आप जरूर कर सकते हो। फिलहाल तो हम लोग इंडिकेटर का कुछ बेसिक यूज सीखेंगे, जिसके ऊपर बेसिक इंडिकेटर का यूज एनफ होता है ट्रेडिंग सेटअप के लिए। बट हाँ, आगे आगे कुछ एडवांस लेवल में बताएंगे, ठीक है, आगे आगे कुछ एडवांस लेवल इंडिकेटर्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी मैं एडवांस लेवल इंडिकेटर में बात नहीं करूंगा, अभी मैं आपके साथ बेसिक लेवल इंडिकेटर्स में ही बात करूंगा, ठीक है। पहले थोड़ा बेसिक डेवलप कर लिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल इंडिकेटर में भी चर्चा करेंगे। अब रही बात इंडिकेटर को यूज करने का, तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। अगर आप किसी भी स्टॉक चार्ट को देखते हो, ठीक है, इफ यू लुक एट ए स्टॉक चार्ट डिस्प्लेड ऑन ए ट्रेडिंग टर्मिनल, यू आर मोस्ट लाइकली टू सी लाइंस रनिंग ऑल ओवर द चार्ट, है ना। चार्ट के आसपास से कितना सारा लाइन निकल के जाते हैं, है ना, ये तो हम लोगों को दिखाई देता ही है। अब ये जो इतना सारा लाइन है, क्या करें इसका? ये लाइंस आर कॉल्ड टेक्निकल इंडिकेटर्स। मैं आपको आगे बताता हूँ। टेक्निकल इंडिकेटर्स हेल्प ट्रेडर एनालाइज द प्राइस मूवमेंट ऑफ ए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मैंने बेसिकली यहाँ पर शेयर को बताया जा रहा है, बट सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ शेयर नहीं होता, सिक्योरिटी का मतलब डिवेंचर भी होता है, सिक्योरिटी का मतलब बॉन्ड वगैरह भी होता है, ठीक है, एज पर दी कंपनी लॉ या फिर एज पर दी सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ाई भी करना पड़ता है, स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी वाले लोग तो पढ़ते ही हैं सिक्योरिटी लॉ। बट उसके अलावा जो लोग आप लोग जैसे NISM करते हो, इनके भी जो एक है ना सर, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ लॉ का भी आपको पढ़ाई करना पड़ता है, इक्विटी डेरिवेटिव में, रिसर्च एनालिस्ट में, हल्का सा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं, हल्का सा नॉलेज तो चाहिए। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स हेल्प्स अ ट्रेडर एनालाइज द प्राइस मूवमेंट ऑफ ए सिक्योरिटी, ठीक है, चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, व्हाटएवर, जो भी सिक्योरिटीज हो, वो आपको प्राइस मूवमेंट को एनालिसिस करने में इंडिकेटर हेल्प करता है, ठीक है। ठीक जैसे इंडिकेटर, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं, है ना, गाड़ी का इंडिकेटर जब भी हमें टर्न लेना होता है ना, जब भी हम लोग दाएं बाएं होते हैं रास्ते पे, तो हम लोग इंडिकेटर लगाते हैं, इंडिकेटर देके आगे पीछे वाले को बताते हैं कि भाई मैं टर्न ले रहा हूँ। तो जो पीछे से उनको देख रहा है वो उनको इंडिकेटर फॉलो करके उनका ट्रेंड समझ जाते हैं और फिर अपना गाड़ी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर आगे गाड़ी वाला नहीं रहेगा, आप ऐसा इंडिकेटर यूज करो ताकि आपको समझ में आए कि आगे क्या होने वाला है। तो इंडिकेटर्स आर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम। इंडिकेटर क्या है? द इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग है, चाहे इंडिया का हो। एक्चुअली इंडिया में ये सब चीज़ें बाद में डेवलप हुआ है, बट जैसे कि जापान, अमेरिका में ज़्यादा है, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो यूरोपियन वर्ल्ड हो, अमेरिकन वर्ल्ड या फिर जापानीज वर्ल्ड, एज वेल एज इंडिया में भी आजकल बहुत ही फेमस सक्सेसफुल ट्रेडर बना है। उन्होंने अपना जो भी फेमस इंडिकेटर को यूज करके स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिला है ना, उसी को आपको सिखाया जाता है कि भाई आप इनसे सीखो कि इन्होंने ऐसा किया है, तो आपको भी इसके ऊपर डिपेंड करके सुविधा मिलेगा। इंडिकेटर्स आर बिल्ड ऑन प्रीसेट लॉजिक, ठीक है सर, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंडिकेटर जो है ये एक प्रीसेट लॉजिक पे बना है, माने इसका एक प्री डिटरमाइंड कि ऐसा होने से ऐसा होता है। लॉजिक का क्या है? लॉजिक क्या बात करता है? लॉजिक का मतलब ये होता है, आप लोग फिलोसॉफी पढ़े हो कोई? हाँ सर, कभी किसी ने फिलोसॉफी, मैंने शौक से भी, सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, फिलोसॉफी सब्जेक्ट कभी किसी ने थोड़ा सा पढ़ा है क्या?
हाँ थोड़ा सा एक्चुअली পড়িনি फिलोसफी। কিন্তু हाँ बोल। একটু আইডিয়া আছে মানে মানুষের ধারণা নিয়ে দর্শন। हाँ दर्शन। एक्चुअली फिलोसफी ना ये लॉजिक पे बहुत बात करता है, ठीक है। अगर आप लोग कभी भी मौका मिले फिलोसफी का किताब पढ़ सकते हो। फिलोसफी में आपको वेस्टर्न फिलोसोफर्स एज वेल एज इंडियन फिलोसोफर्स, ठीक है। मुझे तो इंडियन फिलोसफी ज़्यादा पसंद होता है, बट वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी आप जरूर पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे अरिस्टोटल, दांते, ठीक है, दे आर वन ऑफ द फेमस। लेकिन इंडिया में मुझे विवेकानंद, शंकराचार्य, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। चारवाक का भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अब ठीक है चलो मैं स्पिरिचुअलिस्टिक लगेगा आपको बातें, बट ऐसा नहीं। तो यहाँ पर मैं क्यों अचानक से फिलोसफी का बात किया, बिकॉज फिलोसफी ऑलवेज ना प्रीसेट लॉजिक में बात करता है, किसी किसी चीज में, हर चीज में नहीं। जैसे स्पेशली वेस्टर्न फिलोसोफर जो होते हैं ना, वो लॉजिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, लॉजिक क्या चीज है। जैसे फिलोसफी में ही मैं पढ़ा था, तो इसमें एक प्रूव कर रहा है, प्रूवमेंट ऐसा दे रहा है, कैसे प्रूव कर रहा है लॉजिकली देखो। बोलते हैं कि जैसे आप लोग राम छागल देखो सर, छागल माने जिसको हम लोग राम बकरा या फिर बोलते हैं, जिसका थोड़ा सा ना ये दाढ़ी होता है सर, मुस्टैच वगैरह होता है ये नीचे, देखे हो सर? हाँ, एक तरह का बकरा नहीं होता जिसके दाढ़ी होता है, जिसको राम छागल भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो फिलोसफी प्रूव कर रहा है कि ये जो राम छागल या राम बकरा जो भी है, ठीक है, इसका भी मोच होता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी इतना बड़ा दाढ़ी है, तो फिर क्या रविन्द्रनाथ टैगोर राम छागल है? ऐसा करके प्रूव किया है। माने सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अरे इसका भी दाढ़ी है, उसका भी दाढ़ी है, तो फिर ये भी वही होगा, समथिंग लाइक दैट। या फिर एक दूसरा एनालिसिस देता हूँ आपको, लॉजिक कैसे प्रूव करते हैं। लॉजिक और भी होते हैं, जैसे मानो कि जहां जहां धुआं दिखेगा वहां वहां आग जरूर होगा, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगा, ठीक है। सो अगर आपको किसी जगह में धुआं नजर आता है, तो आप यहाँ से वो लॉजिक लगा सकते हो कि भाई धुआं है माने आग हो सकता है ना। तो लॉजिक कुछ ऐसे, प्रीसेट लॉजिक कुछ ऐसे ही होते हैं, जो भी हो। अब मैं आपको ज्यादा फिलोसफी में नहीं लेके जाऊंगा सर, आप लोग पागल हो जाओगे, छोड़ो। अच्छा, तो indicators are built on preset logic using which traders can supplement their technical study, ठीक है। मैंने आप बेसिकली यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस को एक सप्लीमेंट्री तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा क्या मतलब इंडिकेटर आंख बंद करके यूज करना चाहिए? द आंसर इज नो। मैंने इंडिकेटर का कैसे यूज करना चाहिए ये मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इंडिकेटर सारा पता है, मैंने मैं एकदम ट्रेडिंग में एकदम हार्ड हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिकेटर को कब, कैसे और किस तरह से यूज करना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक। जैसे गाड़ी चलाने के लिए आप इंडिकेटर यूज करते हो, तो कभी भी यूज कर दोगे क्या, है ना। हर चीज का एक टाइमिंग होता है ना, टाइमिंग में यूज करना चाहिए ना इंडिकेटर। तो वैसा ही मार्केट में भी इंडिकेटर को टाइम में यूज करना चाहिए। टाइमिंग्स का खेल है इंडिकेटर। अगर टाइमिंग फेलियर हो जाता है तो आपका इंडिकेटर भी फेलियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर लगाया फिर भी ट्रेड फेलियर हो गया। बहुत लोग बोलते हैं सर इंडिकेटर लगा कर भी ट्रेड फेलियर हो सकता है, बिकॉज अगर आपने गलत टाइम यूज किया। तो ये चीज आपको इंडिकेटर को समझते हुए पता लगेगा कि आखिर कहां पर इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस को सप्लीमेंट करता है एक तरह से। तो कैंडल स्टिक्स, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये तो है ही। इसके साथ साथ आपको इंडिकेटर का यूज करना है अगर आपको ट्रेडिंग डिसीजंस में आना है। तो इंडिकेटर्स हेल्प करता है बाई करने में, इंडिकेटर्स हेल्प करता है सेल करने में, ट्रेंड को कंफर्म करने में। ध्यान से सुनना, बाई करने में, सेल करने में, मतलब कब बाई करना चाहिए कब सेल करना चाहिए। ट्रेंड को कंफर्म करना है, ट्रेंड माने बुलिश एज वेल एज बेरिश, है ना। और कभी कभी ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने में, माने अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है बट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कंफर्म करना एक चीज होता है और प्रेडिक्ट करना एक चीज होता है ना। तो प्रेडिक्टिंग द ट्रेंड्स, इसमें भी इंडिकेटर का खेल है। ये जो आपको कोई भी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हो, लाइक आप स्टॉक्स, ज़ीरोधा, मोतीलाल ओसवाल या जो भी आईसीआईसी डायरेक्ट, जिसका भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, आपको इंडिकेटर हर एक प्लेटफॉर्म में मिलेगा। अब वहां पर ये इतना सारा इंडिकेटर को कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, सारा यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो बोलूंगा कि सारा जरूरत नहीं है, इतना सारा क्या करोगे सर, ठीक है। लेकिन जितना जरूरत है मैं आपको जरूर सिखाऊंगा इस क्लास में, और आगे आगे आप अपना डेवलपमेंट खुद भी कर सकते हो। तो जैसे कि थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, अभी तो बस इंट्रोडक्शन ही चल रहा है।
इंडिकेटर भी दो तरह का होता है सर, इंडिकेटर्स का भी टाइप्स होते हैं। इंडिकेटर्स आर टू टाइप्स, नेमली लीडिंग एंड लैगिंग, ठीक है। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। ध्यान रखना सर बात, लीडिंग इंडिकेटर लीड्स द प्राइस, मीनिंग it usually signals the occurrence of a reversal or a new trend in advance। जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो क्या बताते हैं सर, वो आपको सिग्नल देते हैं या तो मार्केट रिवर्स करेगा या फिर मार्केट में न्यू ट्रेंड नजर आएगा, पहले से एडवांस में बताएगा। While this sounds interesting, you should note not all leading indicators are accurate। Point to be noted सर, बहुत थॉरोली बता रहा हूँ मैं आपको, थॉरोली बता रहा हूँ। थॉरो बताने का एक सुविधा भी है और एक असुविधा है। थॉरो बताने में एक असुविधा ये है कि थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि भाई इतना जान के क्या करेंगे, और थॉरो का एक सुविधा ये होता है कि छोटा से छोटा चीज भी पता लग जाता है। तो हर चीज का सुविधा असुविधा होता है सर। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या हो गया, लीडिंग इंडिकेटर अच्छा चीज है, साउंड इंटरेस्टिंग है, बट लीडिंग इंडिकेटर का एक चीज क्या है कि ये ऑलवेज सक्सेसफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और सारे के सारे लीडिंग इंडिकेटर्स एक्यूरेट होगा ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर गारंटी नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे सर। आप पहले समझो बात को, जो है वो बताता है मार्केट, आपको सिखाने के टाइम पे जो है वो बताएगा ना, झूठ मूठ का सीख के तो फायदा नहीं है। हर चीज का एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी होता है, हर चीज का एक पॉजिटिव चीज है, एक लिमिटेशंस होता है। तो इंडिकेटर का भी है, लीडिंग इंडिकेटर्स आर नोटोरियस फॉर गिविंग फॉल्स सिग्नल्स, काफी फॉल्स सिग्नल देते हैं, अब आपको बच के रहना रे बाबा। Therefore, the trader should be highly alert while using leading indicators. In fact, the efficiency of using leading indicators increases with trading experience। हाँ ये बात तो है, किसी भी चीज पे चाहे दुनिया में कोई भी काम कर लो सर, एक्सपीरियंस आपको जो दे सकता है ना, उससे बड़ा चीज हो नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत सुंदर सा एक लाइन में कहीं पढ़ा था, तो उनका मानना यह था कि जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर कौन होता है, तो बोलते एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर इन आवर लाइफ। हम अपने एक्सपीरियंस से जो चीज सीखते हैं ना, चाहे वो हमारे साथ अच्छा सीख हो या फिर बुरा, ठीक है, जिंदगी का सीख जो होता है वो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ इज एक्सपीरियंस के साथ जो शिक्षा मिलता है हमें, वो कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता, ठीक है, वो इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही अनुभव कर सकते हैं। तो जो भी हो, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑसिलेटर्स। ऑसिलेट क्यों, ऑसिलेट या ऑस्किलेट जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। ऑसिलेटर इज लाइक अ, जैसे मानो मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्किलेटर कैसे होते हैं। ऑसिलेट, एक सेकंड। আগে পুরানো ঘড়ি ছিল না हाँ ওইগুলোর बोल, মতো, हाँ बोल बोल बोल। ঘড়ি আগের ঘড়ি ছিল সেই ঘড়িগুলোর মতো, ওই জন্য हाँ ওই काइंड ऑफ सही बोला, ऑस्किलेटर। पुराने जमाने में घड़ी ऐसा चलता था, ठीक है। अगर आप लोग कभी साइंस म्यूजियम विजिट किए कभी किसी ने, कभी भी अगर कोई साइंस म्यूजियम विजिट करोगे तो वहां पर भी आपको ऑस्किलेटर दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने आई थिंक साइंस सिटी में या फिर ये हमारे सॉल्ट लेक में आएगा ना सर, मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर या फिर भाभा कहीं तो मैंने देखा, ठीक है। तो ऑस्किलेटर कैसे काम करते हैं ये भी बड़ा गजब का है। इसका एक नाम विकिपीडिया में मुझे एक मिला था कभी मुझे सिखाने के टाइम पे, ये देखो कुछ इस तरह का, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरह से ऑस्किलेट करता है, ठीक है। इसका एक और बेहतरीन इमेज मिल सकता है, एक सेकंड। ये देखो अलग अलग टाइप का, जैसे मार्केट में अलग अलग ट्रेंड होता है ना, जैसे ये जो अर्थ है हमारा, जो पृथ्वी है सर, ये भी ऑस्किलेट करता है, आपको पता है ना सर। ये सन के आसपास में ऑस्किलेट करता है और एक सर्टेन ट्रेंड में होता है, ये जो भी होता है एक सर्टेन ट्रेंड में होता है। तो एग्जैक्टली ऑस्किलेटर का अलग अलग रूप हो सकता है, ठीक है। पेंडुलम जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये देखो, ये देखो ऑस्किलेटर, ठीक है, इसको हम लोग पेंडुलम भी बोलते हैं, पेंडुलम, ठीक है। तो जो भी हो, टेक्निकल एनालिसिस में भी ऑस्किलेटर का बहुत यूज है, फाइनेंशियल मार्केट में। तो ऑस्किलेटर जो भी हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर में हो, ठीक है, या फिर मतलब जियोग्राफिकल मैटर में हो, फिजिक्स में हो, ऑस्किलेटर तो ऑस्किलेटर है। तो इसमें ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मार्केट का मूवमेंट है उसको बताना चाह रहा है यहाँ पे,
हम लोग यहाँ पर जो चीज सीखना चाहते हैं और कुछ नहीं, ये एक्चुअली मार्केट ना एक सर्टेन ट्रेंड में ऑसिलेट करता है। अब इसका जो ऑसिलेट करने का तरीका है वो ना एक बाउंड रेंज होते हैं, ठीक है, बाउंडेड रेंज में करता है। इंटरेस्टिंग है, बड़ा साइंटिफिक है। मैंने जैसे कि मैं आपको जैसे बता रहा था कि आर्थ जैसे ऑसिलेट करता है, अगर कभी भी आप आर्थ का मूवमेंट को देखोगे ना तो एक गजब तरीके से 66.5 डिग्री एंगल में, आपको पता है ना जो हमारा जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, ये स्पेस के ऊपर 66.5 डिग्री एंगल में हिला हुआ है, ठीक है, और मतलब स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा हिला हुआ है, और ये सन को ऑर्बिट कर रहा है, और उसको ऑर्बिट करते करते अपने ऑर्बिट के ऊपर भी वो ऑसिलेट कर रहा है धीरे 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 धीरे। ये कभी अगर आप साइंस म्यूजियम में जाओगे ना कहीं भी, ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी हो छोड़ो। A majority of leading indicators are called oscillator as they oscillate with a bounded range. एक रेंज के अंदर घूमता है। तो टिपिकली एन ऑसिलेटर ऑसिलेट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज। फॉर एग्जांपल 0 to 100। मैं आपको दिखाऊंगा ये मार्केट में भी कैसे काम करते हैं, आपको समझ में आएगा। तो 0 to 100 के बीच में मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द ऑसिलेटर्स रीडिंग। फॉर एग्जांपल 55 और 70, माने 0 to 100 के अंदर पे 55 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन वैरी करेगा। अगर 55 होगा तो आपका इंटरप्रिटेशन अलग होगा, अगर 70 होगा तो भी आपका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। मैं समझाता हूँ। ऑन द अदर हैंड, लैगिंग इंडिकेटर लैग्स द प्राइस, meaning it usually signals the occurrence of a reversal or a new trend after it has occurred. माने लैगिंग इंडिकेटर एक्चुअली होने के बाद आता है, तभी तो लैग है ये। You may think what would be the use of getting a signal after the event has occurred? जब बात बन ही गया है, ठीक है, माने जैसे हिंदी में कहावत है, अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जो भी हो, माने बेसिकली जब काम हो ही गया है तो उसके बाद सिग्नल लेके क्या करेंगे, लेकिन बात को समझना है सर, ठीक है, कि सिग्नल जो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बाद आता है उसको लैगिंग बोलते हैं। वेल, इट इज बेटर लेट देन नेवर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैगिंग इंडिकेटर इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है ना, इसको सबसे पॉपुलर लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है, और ये लैगिंग इंडिकेटर आपको बहुत हेल्प करेगा। डोंट वरी सर, थोड़ा समय ले रहे हैं हम लोग, लेकिन आगे आगे आपको समझ में आएगा कि आखिर मूविंग एवरेज लैगिंग क्यों है, या फिर लीडिंग इंडिकेटर से हमें क्या फायदा मिलता है, और लैगिंग इंडिकेटर जो बाद में आता है उससे हमें क्या फायदा मिलता है। आपके मन में चल रहा है कि द मूविंग एवरेज इज एन इंडिकेटर इन इटसेल्फ, व्हाई वी डिस्कस्ड इवन इट बिफोर वी डिस्कस द इंडिकेटर। आपके मन में ये भी सवाल है ना कि सर अगर मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है तो फिर आप पहले क्यों बता दिए। सर एक्चुअली पहले इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मूविंग एवरेज अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज, ठीक है। द रीजन मूविंग एवरेज इज वन कोर कॉन्सेप्ट ऑन इट्स ओन, तो इसीलिए थोड़ा पहले बताना पड़ा। इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन विद इन सेवरल इंडिकेटर। जैसे अभी मैं आपके साथ धीरे धीरे आरएसआई में बात करूंगा, किस में बात करूंगा, आरएसआई में बात करूंगा, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में। एमएसीडी में बात करूंगा, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, स्टोचस्टिक वगैरह में बात करूंगा, ठीक है। हेंस फॉर दिस रीजन वी डिस्कस मूविंग एवरेज एज ए स्टैंड अलोन टॉपिक। तो हम लोग इसीलिए मूविंग एवरेज को थोड़ा पहले ही एक इंडिविजुअल टॉपिक के तौर पे पढ़ ली। लेकिन अभी आपको धीरे धीरे ये भी पता लग जाएगा कि आखिर क्या फायदा था। Before we further understand individual indicator, I think it is a good idea to understand what a momentum means. अब इंडिकेटर से मोमेंटम समझ में आता है। The momentum is the rate at which the price changes. जिस रेट में प्राइस चेंज होता है मार्केट में उसे मोमेंटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर का दाम है 100 रुपीज टूडे एंड इट मूव्स टू ₹105 द नेक्स्ट डे। आज 100 चल रहा है, नेक्स्ट दिन मानो कि मूव करके 105 में चला गया एंड ₹115 द डे आफ्टर, उसके बाद वाला दिन में 115 में चला गया। We say the momentum is high। जैसे कि आजकल का मार्केट जो चल रहा है, निफ्टी या सेंसेक्स जो भी बोलो, है ना, मोमेंटम हाई। जैसे आईटी स्टॉक में आपको रिसेंट ट्रेंड में देखने को मिला है। The momentum is high as the stock price has changed by 15% in just 3 days. However, if the same 15% change happened over to let's say 3 months, अगर 15% चेंजेस 3 मंथ में हो रहा है, we can conclude the momentum is low। 3 दिन में 15% माने momentum is very high, 3 महीने में 15% माने momentum is low। So the more rapidly the price changes, the higher the momentum। जितना जल्दी प्राइस चेंज होता है उसको हम लोग हाई मोमेंटम बोलते हैं, जितना कम प्राइस चेंज होते हैं या समय लेके चेंज होते हैं उसे हम लो मोमेंटम बोलते हैं, है ना सर। और ये जो मोमेंटम है
ये आपको इंडिकेटर से पता चल जाता है। अब आपको मैं एक इंडिकेटर्स के बारे में हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना समझ में आए कि सर ये इंडिकेटर के बारे में इतना बात कर रहे हो, कम से कम क्या होता है ये तो बता दो। वैसे ये एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर माना जाता है, इसका पॉपुलर नाम है RSI। इवन आप जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऑस्किलेटर के बारे में गूगल में विकिपीडिया में कर रहा था, ऑस्किलेटर जैसे मैं लिखा टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर, इसमें भी ऑस्किलेटर का यूज होता है। जैसे मैं ये लिखा, आप देखो यहाँ पर 3-4 चीज दिखा है, जैसे कॉमन में MACD है, ROC है, RSI है, ठीक है। अभी वही RSI के ऊपर बात कर, तो RSI एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट माना जाता है इस फील्ड का। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा सर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है और इसको कैसे मार्केट में यूज करें। पॉपुलरली इसको RSI कहते हैं, पर पूरा नाम इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इसे प्रीवैलेंट इंडिकेटर डेवलप्ड बाय जे वेल्स वाइल्डर, ठीक है, तो इन्होंने बनाया, ठीक है, जे वेल्स वाइल्डर। RSI is a leading momentum indicator which helps in identifying a trend reversal. ट्रेंड रिवर्सल के बारे में आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ध्यान में रखना सर। RSI indicator oscillates between 0 and 100 and based on the latest indicator reading, the expectation on the markets are set. The term relative strength index can be a bit misleading as it does not compare the relative strength of two securities. कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि रिलेटिव माने जब किसी चीज के साथ दूसरी चीज का कंपेयर किया जाता है तो हम लोग रिलेटिव बात करते हैं, माने किसी के रिलेशन में, बट यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं। Relative strength index can be a bit misleading as it does not compare the relative strength of two shares, but instead shows the internal strength of the securities. माने उसका अंदर के स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करता है, फिर भी इसका नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। RSI is the most popular leading indicator which gives out the strongest signals during the periods of sideways, especially जब मार्केट थोड़ा साइडवेज चलता है या फिर नॉन ट्रेंडिंग रेंज में चल रहे थे, जब मार्केट में कोई ट्रेंड नजर नहीं आता, जब मार्केट साइडवेज होते हैं, ऐसे सिचुएशंस में RSI का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सर अभी तक आप लोगों को मेरा बात समझ में आया? प्लीज बताओ सर, अभी तक का बात समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी तक पहुंचे नहीं है, बट समझ में क्या आ रहा है इतना तो बता दो सर। हेलो, किरे बोझे যাচ্ছে সবাইকে? हाँ सर। अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। RSI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला कुछ ऐसे हैं, RSI इक्वल्स टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RS, ठीक है। अब RS माने क्या है? एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस को RS कह रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ कह रहे हैं, एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, ठीक है, एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। और 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RS को RSI कहते हैं। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है स्टैटिस्टिकली, चलो एक एग्जांपल लिस्ट दिया जा सकता है। एज्यूम माने मान के चलते हैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 99 पे, ध्यान से सुनना सर, कंसंट्रेशन हटा दोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे आगे जाके, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एकदम क्लियर कट रखो। स्टॉक मानो ट्रेड कर रहा है 99 में ऑन डे 0 माने स्टार्टिंग डे में। विद दिस इन पर्सपेक्टिव, दिमाग में इतना रखो, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स। अब यहाँ पर 99 आपका स्टार्टिंग डे में है, फिर ये क्लोज हुआ 100 में। सो 99 का शेयर अगर 100 में क्लोज होता है, कितना पॉइंट गेन हो गया सर? 1, है ना, लॉस तो कुछ है नहीं। 99 का शेयर अगर 102 में, अच्छा 100 का शेयर 102 में, अब डे चेंज हो गया, 100 का चीज 102 में आके क्लोज करता है तो 2 पॉइंट गेन, 5 में आएगा 3 गेन, 7 में आएगा 2 गेन, फिर 103 में चला जाएगा 0 गेन, है ना, लेकिन 4 लॉस। 100 में चला जाएगा 0 गेन 3 लॉस, 99 में चला जाएगा 0 गेन 1 लॉस, 97 में चला जाएगा 0 गेन 2 लॉस, 100 में चला जाएगा 3 गेन 0 लॉस। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हेलो, प्राइस गेन और प्राइस लॉस समझ में आ गया?
Yes, sir. अब इस तरह से अगर आप पॉइंट्स गेन को देखो तो कितना पॉइंट्स आया 29, पॉइंट्स लॉस देखो तो कितना आया 10। ठीक है, अब ये टेबल तो आपने देख लिया, इस तरह से आप कोई भी स्टॉक को आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। In the above table, points gained divided by loss denote the number of points gained divided by loss concerning the previous day close. For example, if today close is 104, अगर आज का closing price 104 है और yesterday का closing 100 है, तो points gain क्या होगा 4 and point loss क्या होगा 0. Similarly, if today's close was 104 and the previous day's close was 107, the points gained would be 0 and points lost would be 3. तो प्लीज नोट दैट द लॉसेस आर कंप्यूटेड एज पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पर लॉस को भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है ना। वी हैव यूज्ड 14 डेटा पॉइंट्स फॉर द कैलकुलेशंस। यहाँ पर द डिफॉल्ट पीरियड सेटिंग इन द चार्टिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज आल्सो कॉल्ड द लुक बैक पीरियड। ये जो 14 डेटा पॉइंट्स यहाँ पर लिया गया है ना सर, ये लास्ट 14 दिन का हिसाब है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है ना, माने किस तरह से चीजें बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिकेटर चिल्ला दिया और इंडिकेटर देख के यूज कर लिया पर इसके पीछे का कहानी समझ में नहीं आया। तो 14 डेज का एक चार्ट यहाँ पर आपको हिस्टोरिकली दिखाया जा रहा है। तो 14 डे डेटा पॉइंट्स फॉर द कैलकुलेशन द डिफॉल्ट पीरियड सेटिंग इन द चार्टिंग सॉफ्टवेयर, ये नॉर्मली 14 दिन का डेटा सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। ठीक है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लुक बैक पीरियड, इसको लुक बैक पीरियड भी बोलते हैं, यानी पीछे देखो भाई लास्ट 14 दिन में क्या हुआ है। सो इफ यू आर एनालाइजिंग आवरली चार्ट तो डिफॉल्ट पीरियड इज 14 आवर्स, एंड अगर आप एनालाइज करते हो डेली चार्ट तो डिफॉल्ट पीरियड इज 14 डेज। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, हल्का सा, हल्का देख लो। निफ्टी में अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे RSI, यहाँ क्लिक कर देते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एक पैटर्न बना है। ठीक है, ये देखो नीचे थोड़ा सा वायलेट कलर का है। मैं यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ, देखो सर कितना दिन का डेटा दिया है 14 ना, ये जो डेटा पॉइंट दिया है ये 14 दिन का दिया है ना, 14 दिन का, बिकॉज ये डे का है। अगर आप इसको आवरली चार्ट में देखते हैं तो ये 14 आवर्स का दिखा था आपको। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब इस लाइन से क्या समझ में आता है ये आपको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये आप कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में डालो आपको दिखेगा, कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में डालो आपको दिखेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर दिखने से फायदा नहीं है, समझने से फायदा है। हाँ सर, समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 14 आवर्स का आप RSI देखो या फिर आप 14 डेज का देखो, ठीक है, और उस चार्ट को एनालाइज करना है। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट RS, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आल्सो कॉल्ड RSI फैक्टर। इस RS को RSI फैक्टर भी कहा जाता है। जो लोग आगे जाके टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, या रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम में बैठोगे, उनके लिए ये सब जरूरी बातें हैं सर। हाँ, और ऐसे भी नॉलेज तो चाहिए ना। As you can see in the formula, RS is the ratio of average points gained by the average point lost. तो average point gain कितना है? Average point gain अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको, आपका गेन था 29, है ना, आपका गेन था 29 का और आपका लॉस था 10 का। ये कितना दिन का हिसाब है? 14 डेज का हिसाब है। ये 14 डेज का हिसाब है। तो अगर हम इसको RS को देखें तो आपका एवरेज पॉइंट्स गेन कितना हो जाएगा? सिंपल है, अगर आपने 29 पॉइंट्स गेन किया तो 14 डेज में कितना किया, एवरेज कितना हो जाएगा? 2.07। एवरेज पॉइंट लॉस कैलकुलेशन कैसे करोगे? 10 दिन का गेन लॉस है आपका, तो इसको डिवाइडेड बाई 14 करोगे तो 0.714 हो जाएगा। तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 2.07 डिवाइडेड बाई 0.714, तो ये आपका आ जाएगा 2.8991। प्लगिंग इन दी वैल्यू ऑफ RS इन RSI फॉर्मूला। अब इसको RSI फॉर्मूला में डालते हैं। ठीक है, इतना काम आपको रियल में नहीं करना है। रियल लाइफ में आपको तो बस इंडिकेटर आपके सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा, उतना मेहनत नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पर नॉलेज चाहिए, है ना। तो कैसे बना है, कैसे इसका अंदर का मैन्युफैक्चरिंग है,
तो अगर आप सेम चीज को, ये जो RS आपको मिला है, इसको अगर आप फॉर्मूला में डालते हो, जैसे कि आपको पता है कि 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.8991, ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको RSI मिल जाता है 74.3531, आपको RSI मिल जाता है 74.3531। ये बेसिकली कैलकुलेट करके आया है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये 74.3531 है क्या, है ना, और ये 74.3531 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करना तो फिर भी सीख गए, एप्लीकेशन का क्या करें, कैलकुलेशन तो सीख गए, फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा लोगे कैलकुलेशन आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन सर? सर ये बहुत सिंपल है। As you can see, the RSI calculation is simple. The objective of using RSI is to help the trader identify oversold and overbought price. माने क्या, कोई पर्टिकुलर शेयर ओवरसोल्ड मतलब ज्यादा सेल प्राइस मतलब ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबॉट जोन में, माने बाई ज्यादा हो जाता है तो दाम बढ़ जाता है, ज्यादा सेल हो जाता है दाम गिर जाता है ना। तो ये ट्रेडर को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि क्या शेयर ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है, क्या शेयर ओवरबॉट प्राइस पे तो नहीं है। तो ओवरबॉट इंप्लाइज दैट स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम, स्टॉक का पॉजिटिव मोमेंटम, ओवरबॉट है यानी मोमेंटम आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो हाई मोमेंटम इज सो हाई दैट इट मे नॉट बी सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग, माने हो सकता है कि ये ज्यादा दिन तक टिके नहीं, एंड हेंस देयर कुड बी ए करेक्शन। अगर कोई शेयर ज्यादा बाई हो जाता है तो आपको मोमेंटम तो दिखता है बट उसके बाद एक करेक्शन भी नजर आता है। सिमिलरली अगर कोई शेयर जरूरत से ज्यादा सेल होता है, ठीक है, ओवरसोल्ड हो जाता है, तो ये भी ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो रिवर्स बैक करेगा। जैसे रिसेंट ट्रेंड में आपने ये चीज अदानी में जरूर देखा होगा, है ना, ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, फिर अचानक से पॉजिटिविटी आया और टिका नहीं पॉइंट पे और फिर चेंज हो गया। सो पॉइंट क्या है सर, ये RSI आपको हेल्प करेगा ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट प्राइस को आइडेंटिफाई करने में, और ये आइडेंटिफिकेशन आपके लिए ये फायदा करता है क्योंकि आपको सामने वाला करेक्शन का खबर मिलेगा। Likewise, an oversold position indicates that a negative momentum is high, leading to a possible reversal. चलो एक यहाँ पर सिप्ला लिमिटेड का चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मिलेगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप प्लीज यहाँ पर थोड़ा नजर डालें। क्या आप लोग देख पा रहे हो सर? क्या आपको चार्ट दिखाई दे रहा है? स्क्रीनशॉट लिया हुआ है बट क्या दिख रहा है आपको? प्लीज थोड़ा बताइए कि सबाई देखते पाচ্ছে? सर ठीक है सर। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो सर, ठीक जैसे मैंने चार्ट पहले भी आपको दिखाया कि कैसे आपको इंडिकेटर को यूज करना है, मैं फिर से दिखाऊंगा, बट यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर एक इंडिकेटर को लिया गया, इंडिकेटर का नाम क्या है? RSI, ठीक है। अब ये एक साइडवेज मार्केट चल रहा था सिप्ला लिमिटेड में, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक क्या कौन सा कैंडल बता सकते हैं सर इसको? इंगल्फिंग, बुलिश, सर बुलिश इंगल्फिंग। सर बुलिश इंगल्फिंग ऐसे ही आपको एक मौका देता है ना, बहुत ही पॉपुलर कैंडल स्टिक्स है। जब भी आपको मार्केट में बुलिश इंगल्फ जैसा कुछ दिखे, ठीक है, चाहे एज ए इंट्राडे ट्रेडर, चाहे एज ए ऑप्शन ट्रेडर, चाहे एज ए क्या बोलते हैं सर इसको, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, आप ऑलवेज इसका मौका का फायदा उठाते हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इंगल्फिंग के साथ साथ अब इंडिकेटर का सुविधा देखो। जैसे ये पैटर्न 1 होता है, ये मल्टीपल कैंडल है, मल्टीपल कैंडल में फर्स्ट कैंडल को पैटर्न 1 कहते हैं और सेकंड कैंडल को पैटर्न 2। अगर किसी किसी केस में 3 कैंडल यूज होता है तो और भी एक पैटर्न 3 दिखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन इज दैट नॉर्मली आप पैटर्न 2 के क्लोजिंग में आप बेसिकली डिसीजन लेना चाहते हो। अब इसमें आप अगर देखो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपका RSI क्या है, देखो 26.8, नजर डालो सर इसमें। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर है, मैं एक साथ दोनों बता दूंगा आपको। एक तरफ तो आपने वैसा देखा, अच्छा यहाँ पर भी आपको और एक कैंडल्स दिख रहा है, ये भी मल्टीपल्स पे है,
ये क्या बोलेंगे इसको? ये कुछ समथिंग बेयरिश है सर, क्या हम इसे बेयरिश इंगल्फ बोल सकते हैं? Yes, हाँ sir. बोलो, ये बेयरिश इंगल्फ है ना, ये बेयरिश इंगल्फिंग है, जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग था, ये बेयरिश इंगल्फिंग है। अब बेयरिश इंगल्फिंग आपको क्या करते हैं, मार्केट के नेगेटिव मोमेंट को बताते हैं, और इस सिचुएशंस में आपका आरएसआई देखो 81 बता रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर आरएसआई 26.8 एंड आरएसआई 81, ठीक है, दोनों अलग अलग मोमेंटम में है सर, एक बुलिश मोमेंट में है, एक बेयरिश मोमेंट में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो ये चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर ये जो नीचे का रेड लाइन है ये बेसिकली प्राइस चार्ट है, ये जो दिख रहा है ना ये रेड लाइन प्राइस चार्ट है, इंडिकेट्स दैट 14 पीरियड आरएसआई है। इफ यू नोटिस द आरएसआई स्केल यू विल रियलाइज इट्स अपर बाउंड इज, ये देखो सर, इसका अपर बाउंड है 100, दिस वन, और इसका लोअर बाउंड है 0, यानी आरएसआई का जो वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में होते हैं। However, 100 and 0 are not visible in this chart. Yes, मैंने यहाँ पर कोट किया, बट ऐसा होता है। अब यहाँ पर भी फिर से कोट करके देख सकते हो, निफ्टी में डाल रहा हूँ सर, इंडिकेटर में जाना है, आरएसआई लिखना है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ पे मुझे ये देखो सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये जो लाइन है ये 100 का लाइन है, और ये जो नीचे वाला लाइन है ये 0 का लाइन है। जैसे 0 100 लिखा नहीं है, बट बीच का पॉइंट से समझ में आएगा आपको, 30 40 50 60 70, तो मार्केट कब कहाँ पर है, जैसे अभी मार्केट 70 के जोन में है ना, अभी निफ्टी 70 के जोन में है, कभी निफ्टी 70 पार करके भी एक जमाने में चला गया था, कभी निफ्टी का जो पॉइंट है वो नीचे भी था, आरएसआई जो है वो लोअर लेवल में भी था, कभी और भी ज्यादा नीचे था। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर, पॉइंट ये है कि आरएसआई, आप अच्छा आरएसआई का चेंजेस भी इधर दिखाई दे रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है, मैंने बताया 70 बट ये भी चेंज हो रहा है 69.9 69.8 है ना। अभी आरएसआई चेंज से आप अपने ट्रेडिंग में क्या असर लाओगे, आरएसआई चेंजेस के साथ साथ आप अपने ट्रेडिंग में क्या असर लाओगे, क्या इफेक्ट लाओगे? तो बेसिकली आरएसआई vary from 0 to 100. Now when the RSI reading is between 30 and 0, the security is supposed to be oversold. अगर 0 से 30 के रेंज में अगर है, इसका मतलब है कि आपका जो शेयर है या जो भी सिक्योरिटी हो वो ओवरसोल्ड है एंड रेडी फॉर एन अपवर्ड करेक्शन, रेडी फॉर ए अपवर्ड करेक्शन। When the security reading is up between 70 and 100, the security is supposed to be heavily bought and is ready to be downward correction. अगर आरएसआई 70 से 100 के बीच में है तो चांसेस हाई कि ये ओवरबॉट में है और ये डाउनवर्ड करेक्शन जा सकता है। आरएसआई अगर 0 से 30 के बीच में है, ओवरसोल्ड है, माने ये अपवर्ड करेक्शन कर सकता है। जैसे कि अगर आप ये सिप्ला का जो डेटा मैंने आपको बताया था, सिप्ला यहाँ पर 26.8 में था, ठीक है। अच्छा साथ में आपका कैंडल भी हेल्प किया, हेलो है ना, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी था, आरएसआई भी 0 से 30 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं अपवर्ड करेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा हो गया, माने डबल कंफर्मेशन हो गया आपको। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कोई बाय करता है तो उसका चांसेस बहुत हाई है कि वो गेन करेगा, बिकॉज आरएसआई भी साथ है और कैंडल तो था ही। कैंडल पहले देखो, आरएसआई बाद में देखो, बट हाँ दोनों एक साथ भी देखना चाहिए। तो 26.8 एक ओवरसोल्ड एरिया है, यानी जरूरत से ज्यादा सेल होके रहा है, अब अपवर्ड करेक्शन का चांसेस ज्यादा है। सिमिलरली जब मार्केट 81 में चला गया तो ये जरूरत से ज्यादा ओवर बाई हो चुका है, ओवरबॉट जोन में चला गया, ठीक है, ओवरबॉट जोन में चला गया। अब ऐसे ओवरबॉट जोन में क्या होता है, अब मार्केट सेल होगा, माने करेक्शन का चांसेस हाई है, ऑब्जर्व करते रहो बट चांसेस इज हाई। जैसे अगर आप रिसेंट निफ्टी को देखो,
रिसेंट निफ्टी को अगर आप देखो, निफ्टी ओवरबॉट जोन में है कि ओवरसोल्ड जोन में है, क्या लगता है आप लोगों को? ओवरबॉट जोन में है सर। करेंट निफ्टी ओवरबॉट जोन में है, और ये चीज निफ्टी बार बार बता भी रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आध बार। निफ्टी यहाँ पर करेक्शन लिया है ना, निफ्टी यहाँ पर करेक्शन लिया था, निफ्टी यहाँ करेक्शन लिया था, निफ्टी यहाँ पर करेक्शन लिया था, तो निफ्टी बार बार करेक्शन हो रहा है। बट हाँ, अगर फिर से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मिल जा रहा है तो वो रिसेंट जैसे आज हुआ है, बट चांस देखो कि कल क्या होता है। अभी मार्केट आप ओवरबॉट में, इतना तो पता लग रहा है सर, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी था जैसे ये सिचुएशन देखो आप, 54.44, देखो ये कब का बात कर रहा हूँ मैं, 23 जून का। आज स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने इसी पॉइंट में बात कर रहा था, आज के क्लास के स्टार्टिंग में इसी में बात कर रहा था, ये हरामी पैटर्न की बात कर रहा था कि मार्केट में हरामी पैटर्न बना हुआ है, जो आपके लिए एक पॉजिटिव बातें हैं, और साथ में आपका आरएसआई देखो 53, तो कहीं ना कहीं ओवरबॉट तो नहीं है बट मोमेंटम बना हुआ है, ओवरबॉट नहीं है बट मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन आज का क्या है 70, कहीं ना कहीं ओवरबॉट है, तो मार्केट का अपवर्ड का चांसेस लो है कंपेरेटिवली, है ना। अब थोड़ा और पुराना डेटा में चले आओ, थोड़ा और पुराने डेटा में चले आओ, इधर देखो, जब निफ्टी 36 में था, जब 17,000 के आसपास में था, 30 में जब था, देखो आरएसआई 29, आरएसआई 29, आरएसआई 30, 29 छोड़ो, 29 तो बहुत खतरनाक है, 30 देखो आप, आरएसआई 30, तब निफ्टी कहाँ है, लुक एट सर, माने कहीं ना कहीं निफ्टी जरूरत से ज्यादा डाउन चला गया है, अभी निफ्टी बढ़ेगा। तो आरएसआई भी आपको हेल्प करता है मार्केट मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिवर्सल को समझने के लिए। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, ব্যাপারটা বুঝে যাচ্ছে তো? ऐसा है। ठीक है, तो आरएसआई इज वेरी हेल्पफुल इंडिकेटर सर, इट्स रियली अ हेल्पफुल इंडिकेटर, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस देता है सर आरएसआई, ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछोगे सर तो फिर प्रॉपर बाइंग जोन क्या है और प्रॉपर सेलिंग जोन क्या है, तो ऑब्वियसली अगर आपको कभी भी आरएसआई 70 से 100 के बीच में दिखे तो चांसेस इज वेरी हाई कि ये आपको सेल कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर 30 से 0 से 30 के बीच में रहे तो चांसेस इज वेरी कि आपको बाई कर लेना चाहिए। ये सिंपल बातें हैं, मतलब ये नॉर्मल एक सजेशन है, बट साथ में बाकी चीज भी देखना चाहिए। तो ये डबल कंफर्मेशन देता है टू गो लॉन्ग। नीडलेस टू से बोथ वॉल्यूम्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड आल्सो कंफर्म। अच्छा, सिर्फ आरएसआई से बात नहीं बनता है, साथ में आप देख लो भाई वॉल्यूम कैसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपके साथ है कि नहीं। अगर सारा बात आपको हेल्प कर रहा है, जब दुनिया का हर एक पॉजिटिव चीज आपके साथ होते हैं तो आप कहाँ होते हो, आप आसमान में होते हो ना, है ना। माने माता का भी साथ है, पिता का भी साथ है, भाई बहन का भी साथ है ना, दोस्तों का भी साथ है, तो क्या करना चाहिए, आसमान में उड़ो, है। तो फिर से हिंदी गाना याद आ गया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, हाँ काल में आगे जमाना है पीछे, ठीक है। ये वैसा ट्रेनिंग का एरिया है सर, ठीक है। आप ऊपर चले जाओगे, जमाना पीछे रह जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। द सेकेंड वर्टिकल लाइन, जैसे कि 81 का भी आपको पता लग गया, आरएसआई ऑफ 81 इज अ साइन टू शॉर्ट द स्टॉक। तो आप एज ए ऑप्शन ट्रेडर क्या करोगे, आपको समझ में आ गया? हेलो, एज ए ऑप्शन ट्रेडर भी आरएसआई का यूज तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे, क्या आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए कि ऑप्शन सेल करना चाहिए? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? হ্যাঁ দাদা। So the example that I have shown here is quite nice, meaning both the candlesticks pattern and RSI perfectly aligned to confirm the same event's occurrence. This may not always be true. This leads us to another interesting way to interpret RSI. Imagine कुछ सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है, चलो तो क्या है ना, हर चीज अच्छा हो ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ चीजें टेढ़ा भी होता है जिंदगी की तरह। सिनेरियो 1, स्टॉक व्हिच इज कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली ट्रेंड में आप है, ठीक है। Remember the uptrend can last
फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू इयर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ट्रेंड फ्यू डेज से लेके फ्यू इयर्स तक आप ट्रेंड रहते हैं। The RSI will remain stuck in the overbought region for a long time। तो क्या करोगे तब, छोड़ दोगे कि भाई ये तो ओवरबॉट दिख रहा है, क्योंकि ट्रेंड इतना बना हुआ है कि आपको RSI 70 के ऊपर ही दिख रहा है। तो उस टाइम पे बंदा तो बेकार हो जाएगा, उसका पूरा एनालिसिस बेकार हो जाएगा। तो RSI के हिसाब से आप ओवरबॉट में हो, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड होते ही रहा है, तो ये प्रॉब्लम होता है। RSI is upper bound to 100, it cannot go beyond 100. Invariably the trader would be looking at shorting opportunities, but the stock on the other end will be in different orbit, माने वो तो आगे ही बढ़ रहा है। ऐसा हुआ है आइचर मोटर के साथ। आइचर मोटर माने रॉयल एनफील्ड बनाने वाला कंपनी। हर साल 100% के ऊपर रिटर्न जनरेट करके दिया है। अभी थोड़ा सा साइडवेज में होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। स्पेशली 2014 के बाद से 2014 ऑनवर्ड्स अगर आप आइचर मोटर को देखोगे ना, दिमाग खराब ही हो जाएगा आपका। लुक एट, मैं आपको बोला ना, ये देखो 2014 में आइचर मोटर को देखो आप, जो 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 रॉयल एनफील्ड बनाते सर, लेकिन 2014 ऑनवर्ड्स ये रुकने का नाम ही नहीं लिया सर। अलग अलग जोन बनाते हुए पूरा हिमालय बना चुका है, एकदम 8000 बन गया सर। मैंने 2014 से लेके 2018 तक, इवन 19 तक ये रुकने का नाम ही नहीं लिया है। और आपको भी पता है उसी टाइम पे सबसे ज्यादा रॉयल एनफील्ड भी आपने मार्केट में देखा होगा। क्या ये एनालिसिस सही है? हाँ, मतलब पहले ऐसा नहीं था। पहले तो रॉयल एनफील्ड सिर्फ पुलिस आर्मी लोगों के पास ही दिखता था, या फिर टाउन के अंदर अगर कोई रिच इंसान है जिसका थोड़ा सा हेवी बॉडी वगैरह है, वो थोड़ा रॉयल एनफील्ड चलाता था, और ज्यादातर में पुलिस वगैरह के पास दिखता था। नॉर्मल लोगों के पास रॉयल एनफील्ड पहले इतना नहीं होता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? आपको क्या लगता है? এখন স্যার একটা রয়্যাল একটা ক্রেজ বেড়ে গেছে মার্কেটে। हाँ सर, अभी तो हाँ वही चीज एक्चुअली ये क्रेज स्टार्ट हुआ था 2014 ऑनवर्ड्स। 2014 ऑनवर्ड्स ये रॉयल एनफील्ड का दिन था, और ये ईयर ऑन ईयर 100% रिटर्न जनरेट करके दिया है, स्टॉक में भी और एज वेल एज इसके बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं यही बात आपको कहना चाहता है कि आप अपना दिमाग को मार्केट के साथ या फिर प्रैक्टिकल फील्ड के साथ भी जुड़े रखो। ठीक है, बाजार में कोई भी चीजें दिखे ना, आप ढूंढो कि भाई इतना क्यों दिख रहा है, इसका शेयर का दाम क्या है। ठीक है, the stock which is in a continuous uptrend, RSI will remain stuck in overbought region for a long time, and this is because RSI is upper bound to 100, it cannot go beyond 100, and invariably the trader would be looking at shorting opportunities. The stock on the other hand will be in a different orbit, माने वो तो uptrend में ही है। Eicher Motor Limited, the stock has generated the return of close to 100% year on year। तो इस पॉइंट में अगर आप 70 प्लस RSI देख के अगर आप चुप रहोगे तो फिर आप फंस गए। सिनेरियो 2 क्या है? स्टॉक दैट इज इन ए कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड, the RSI will be stuck in oversold region, then it is lower bound to 0, it cannot go beyond 0, we know that. In this case the trader will be looking at buying opportunities, but the stock will be going down lower और ज्यादा नीचे, जैसे कि बिग बाजार, फ्यूचर रिटेल, या फिर और एक कंपनी है सुजलन एनर्जी, ये हवा में एनर्जी बनाते हैं सर, विंड एनर्जी बनाते हैं, नाम सुने आप लोग? इंडियन नंबर हाँ কি বলছিস? বিশ্ব কিছু বললি একটা। রিনিউয়েবল এনার্জির দিক থেকে টারবাইন ঘুরিয়ে মানে নাম্বার 1 এ আছে ইন্ডিয়ার দিক থেকে। हाँ, लेकिन फिर भी एक जमाने में इसका बिजनेस काफी डाउन रखा मतलब गया है। ठीक है, अगर अभी का क्या सिचुएशन है देखते हैं स्विट्जरलैंड का, अभी कैसा है रे? এখন কোন 15 টাকা চলছে। বিশাল উঠেছে, 8 টাকা থেকে কিছু উঠতে আছে। 8-9 টাকা চলছিল, এখন অনেক টাকা। एक टाइम था जब स्विट्जरलैंड एनर्जी डाउन ही डाउन गया है सर, डाउन ही डाउन गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप,
डाउन जा ही रही, मतलब डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, मतलब कुछ भी करो वो अप नहीं हो रहा है। मैंने आप सोच रहे हो कि भाई खरीद लेना चाहिए, लेकिन इसका शेयर का तो दाम, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स ना प्रॉफिटेबल होगा इसका गारंटी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, और इसने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी कंपेरेटिवली काफी अच्छा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब मैटर आपके सामने आ सकता है सर। आप सोच रहे हो कि मार्केट तो RSI 30 में है, मैंने मार्केट अप होगा, ठीक है, ओवर सोल्ड में है, अब तो मार्केट रिवर्स करेगा, बट कहीं ना कहीं आपके साथ एक फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से भी आप अगर देखो तो दिस लीड्स अस टू इंटरप्रेट RSI इन मेनी डिफरेंट वेज बिसाइड द क्लासिकल इंटरप्रिटेशन, है ना। क्लासिकल इंटरप्रिटेशन जो है, जो RSI का नॉर्मल बात है, बट RSI कभी कभी आपके साथ भी नहीं हो सकता, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आइशर मोटर में हुआ है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में हुआ है, ऐसा आपको दूसरे स्टॉक के साथ भी दिखाई दे सकता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ये RSI का लिमिटेशन है, ये RSI का लिमिटेशन है। मैंने आप सोचोगे कि भाई मार्केट तो चेंज करेगा, बट होता नहीं है ऐसा, जैसे कि हुआ है 2 स्टॉक के साथ, मैं आपको भी बताया, ऐसा आपको आगे और भी मिलेगा। If the RSI is fixed in overbought region for a prolonged period, काफी दिनों से है, look for buying opportunities। अगर एक ही जगह में बहुत दिनों से RSI रह जाते हैं तो भाई बाई करो, शॉर्ट मत करो। इसका मतलब यही है कि शेयर पे कहीं ना कहीं एक बात बन रहा है, इस बात का ध्यान रखना सर। अगर ओवरबॉट में काफी दिनों से कोई पर्टिकुलर स्टॉक RSI लेवल में अगर ओवरबॉट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका आप ट्रेंड बना हुआ है, तब आपको शॉर्ट नहीं लॉन्ग ही जाना चाहिए। RSI stays in the overbought region for a prolonged period because of an excess positive momentum। कहीं ना कहीं बिजनेस पे कुछ दम दिख रहा है, तभी ऐसा होता है। If the RSI is fixed in an oversold region for a prolonged period, तब सेल कर लो भाई, बाई मत करो। RSI stays in the oversold region for a prolonged period because of an excess negative momentum। सिंपल सा सजेशन है। अगर RSI काफी दिनों से एक ही जगह में है, काफी दिनों से, महीना हो गया, 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना से है नेगेटिव जोन में, मैंने मतलब लोअर जोन में, तो कहीं ना कहीं सेल मोमेंटम लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। If the RSI value starts moving away from the oversold value after a prolonged period, look for buying। For example, RSI moves above 30 after a long time, may mean the stock may have bottomed out, hence a case of going long। मैंने काफी दिन बाद 30 का पॉइंट उसने क्रॉस किया, तो कहीं ना कहीं अब इसमें पेट्रोल आया है सर, अब भागेगा शायद गाड़ी। If the RSI value starts moving away from the overbought after a prolonged period, look for sale। If RSI moving below 70 after a long time, this means the stock may have topped out, hence a case of short। अब ये अपना टॉप पोजीशंस देख लिया, अब शायद ये थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप RSI को इंटरप्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। RSI का बेसिक इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होता है सर, और बेसिक स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, बेसिक को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। एक लास्ट नोट RSI रिलेटेड बताएंगे आपको। ये जो भी पैरामीटर्स आपने देखा, जब भी आपने RSI को एनालाइज किया, शुड बी ट्रीटेड विद रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडली मैंने एकदम क्या बताया सर, मैंने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना है। J. Wells Wilder opted to use a look back period 14 days simply because that was the value which gave the best result considering the market conditions in 1978। 1978 में जब जे वेल्स ने इसको बना रहा था, तो ये 78 का टाइम था, तब का मार्केट कंडीशन के हिसाब से, which is when the RSI was introduced to the world। You may choose to use 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, or even 100 days look back period if you wish to। In fact, this is how you develop your edge as a trader। You need to analyze what works for you and adapt the same। ऐसा नहीं कि जे वेल्स ने 14 डेज लिया तो आपको भी 14 लेना चाहिए, ठीक है। Please note, the fewer the days you use to calculate the RSI, the more volatile the indicator would be। जितना कम दिन लोगे उतना ज्यादा वोलेटिलिटी आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा समय ज्यादा लो, 10 दिन का लो, 20 दिन का लो, 30 दिन का लो, 50 दिन का लो, तो आपको एक स्टेबल नजर आएगा। ज्यादा कम दिन लोगे तो आपको ना प्रॉपरली स्काल्पिंग करते हैं, तब उनको तो कम दिन का ही लेना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा वोलेटाइल भी होते हैं। Wilder decided to use 0 to 30 to indicate oversold region and 70 to 100 level to indicate the overbought region।
अगेन दिस इज नॉट सेट इन स्टोन, मतलब ये भी पत्थर की लकीर नहीं है। बात को फिर से बता रहा हूं सर, वाइल्डर ने 0 से लेके 30 को ओवरसोल्ड बताया। बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं सर, ये जो 0 से लेके 30 का एरिया है, एरिया है, बट अगेन दिस इज नॉट दी पत्थर की लकीर। ठीक है, कैसा वाइल्डर ने बता दिया तो भी आपको भी आज की डेट में वही फॉलो करना चाहिए। आप अपना सेट अलग से बना सकते हो, आप अपना अलग सेट बना सकते हो। जैसे कई कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो 0 से 20 लेवल को भी प्रेफर करते हैं ओवरसोल्ड के लिए, और 80 to 100 को भी प्रेफर करते हैं ओवरबॉट के लिए। समझ रहे हो सर? और 14 डेज का यूज काफी लोग करते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ये जो पैरामीटर आज आपने देखा, ठीक है, कि मार्केट ओवरसोल्ड है कि ओवरबॉट है, इसको देखने के लिए आप अपना एनालिसिस बढ़ाते जाओ। 14 डेज यूज करो, 30 डेज यूज करो, 100 डेज यूज करो। आप देखो कि आप अपने पैटर्न के साथ साथ इंडिकेटर का यूज कैसे कर रहे हो। सिर्फ इंडिकेटर का यूज इनफ नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ऑलवेज चेकलिस्ट करके चलना, कैंडल स्टिक्स देखना, वॉल्यूम देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना, साथ में इंडिकेटर भी देखना। जैसे आज हम लोगों ने एक इंडिकेटर के बारे में बात किया, दैट इज RSI। आगे आगे मैं आपके साथ और भी इंडिकेटर में बात करूंगा, तो आपको इंडिकेटर का यूज समझ में और आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आया कि नहीं आया सर, इतना बताऊँ। ठीक है, तो सर इस तरह से इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, लेकिन ये इंडिकेटर खत्म नहीं हुआ, अभी इंडिकेटर में बात चलेगा। अभी मैं कुछ और भी सिंपल इंडिकेटर्स है, जैसे आज RSI बताया, इस तरह से और भी कुछ सिंपल इंडिकेटर हैं, बट ये सिंपल इंडिकेटर आपको बहुत गेम दे सकता है मार्केट में। फिर जाके कुछ एडवांस इंडिकेटर होगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ इंडिकेटर जरूरी है बता देना, फिर लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्लास देके आपको बताऊंगा कि और भी कुछ इंडिकेटर जान लो। तो इंडिकेटर का ऐसे यूज करना है, बट साथ में बाकी पॉइंट्स को भी ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, वॉल्यूम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिकेटर है, सिर्फ इंडिकेटर देख के कभी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही मैं रखूंगा, कल बात करते हैं, कल डेरिवेटिव क्लास होगा। ओके, ক্লাস হবে हाँ गीतिका बोलो, কি বললে বুঝতে পারলাম না। কাল ক্লাস হবে স্যার হ্যাঁ কালকে ক্লাস নেব। আর আমার ওই আইডিটা স্যার একটু করে দেবেন হ্যাঁ আমি করে দেবো, আইডিটা করে দেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, রাখছি স্যার। ওকে দাদা, বাই। ওকে দাদা, আসলাম। ওকে বাই। ओके सर बाय। ओके पीयूष बाय।